सभी को नमस्कार। फिजिकल एजुकेशन का एक पेपर हुआ था और जिसमें साइकोलॉजी के 19 से 20 प्रश्न पूछे गए थे जीके वाले पेपर में। और बहुत अच्छा लेवल आया है। स्पेशली ये पेपर उन बच्चों को जरूर देखना चाहिए जो फ्यूचर में ग्रेड सेकंड देना चाहते हैं, ग्रेड थर्ड देना चाहते हैं। उनके लिए बहुत उपयोगी पेपर होगा ये। तो इनके प्रश्नों से आपको आइडिया लगेगा कि आरपीएससी का लेटेस्ट साइकोलॉजी का पैटर्न क्या है। लगभग पर्सन को एक दो प्रश्नों की भाषा उलझा सकती है, बाकी अपनी किताब जिसने भी पढ़ी है बच्चे ने, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई प्रश्न गलत होगा। तो एक एक प्रश्न का एनालिसिस करवा रहा हूं, देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आया है, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में कौन सी अधिगम प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है किंतु प्रत्यक्षतः अवलोकनीय ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते आप उसको, बाहर से नहीं दिखता है वो, आप अंदर महसूस कर सकते हो। तो में से कौन सी मानसिक क्रिया है? तो देखो, प्रत्यक्षीकरण करना, परिचर्चा करना, लिखना, बातचीत करना। आप बातचीत कर रहे हैं तो दिखाई देगा, आप कोई चीज को लिख रहे हैं आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है। परिचर्चा डिस्कशन कर रहे हैं आप, तो वो भी प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। केवल परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण होता है आंतरिक मानसिक क्रिया। हमने किताब में भी मैंने प्रत्यक्षीकरण का जो वर्णन कर रखा है, वहां पे 61 नंबर के पेज पे आप देखना, वहां क्लियरली लिख रखा है कि ये आंतरिक मानसिक क्रिया है जिसको केवल आप महसूस कर सकते हो, दूसरे को आइडिया नहीं लगेगा कि आप क्या चीज देख पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हो, केवल वो आंतरिक। तो मानसिक क्रिया ये प्रत्यक्षीकरण होती है, और मानसिक क्रिया सब इंटरनल होती है, याद रखना। इनको प्रत्यक्ष दूसरा कोई नहीं देख सकता, केवल आप फील कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण। क्लियरली 61 नंबर के पेज पे लिख रखा है। ये समग्र मनोविज्ञान देख लेना, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट वाले में साइकोलॉजी नहीं आती, केवल फिजिकल एजुकेशन में साइकोलॉजी वाला सिलेबस है। तो ये समग्र मनोविज्ञान या सेकंड ग्रेड वाली किताब जो है उसमें मिलेगा आपको। तो ये मैं समग्र मनोविज्ञान के पेज बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखना, ये जीके के हैं दो, 16 17 18 नंबर का प्रश्न देखना। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और विकल्प में से उत्तर चुनिए। शिक्षक परिवार और सहपाठी छात्र के विकास के संदर्भ का हिस्सा होता है। मतलब विकास को प्रभावित करने वाले कारक में हम सब जगह पढ़ते हैं, वाइगोत्स्की का पूरा सिद्धांत पढ़ते हैं, वहां सब जगह लिखा हुआ है कि निकटस्थ विकास में शिक्षक छात्र सहपाठी उसके विकास में योगदान देते हैं। और वैसे में मैंने परिवार विद्यालय समाज प्रभावित करने वाले जो कारक पढ़ा रखे हैं 43 नंबर के पेज पे आपको मिल जाएंगे, और वाइगोत्स्की वाले सिद्धांत में भी क्लियर लिख रखा है कि ये सब जो है विकास में योगदान देते हैं। तो ये हिस्सा तो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। संदर्भ यानी रेफरेंस वह आंशिक स्थिति होती है जो किसी व्यक्ति के विचार भावना और क्रियाओं को घेरती और प्रभावित करती है। आंशिक सिचुएशन है, पूर्ण रूप से नहीं करेगी, समझ लो। पूर्ण रूप से वंशानुक्रम वातावरण ये सब जो है प्रभावित करते हैं। तो उनमें परिवार विद्यालय शिक्षक छात्र सहपाठी योगदान देंगे, तो विचारों को प्रभावित करेंगे, भावनाओं को और क्रियाओं को घेरेंगे और प्रभावित करेंगे, ये भी एकदम सही है कि विकास इनसे प्रभावित होता है, अपना सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए भी सही और बी भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं, और ये दोनों की व्याख्या मैंने कर रखी है 43 के पेज पर, वाइगोत्स्की वाले सिद्धांत में क्लियरली इस चीज को दे रखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता इनमें से रिलेवेंट नहीं है? बहुत मुझे लगता है कि आगे बढ़े ही नहीं होंगे, आपने तुरंत देख लिया होगा। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं होती, गलत है। हमने पहली विशेषता ये लिख रखी है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक होती है क्योंकि व्यवस्थित संगठित रूप से कार्यकांड संबंधों का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, इसलिए वैज्ञानिक है। तो ये गलत है। शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करेगा, सही है। वो मानव व्यवहार में सुधार लाना। शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य मनोविज्ञान के मूलभूत संप्रत्तियों, जैसे मूलभूत संप्रत्ति मतलब प्रत्यक्षीकरण है, संवेदना है, मानसिक क्रिया, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तो एकदम राइट है। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन जो है वो एकदम गलत है। तो ये भी 16 नंबर के पेज के ऊपर कंप्लीटली पहला बिंदु ये डाल रखा है कि वैज्ञानिक होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, जीवन काल विकास सिद्धांत के अनुसार पहचान बनाम पहचान भ्रम किस विकासात्मक अवधि की विशेषता है? ये मुझे लगता है कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये इरिक रिक्शन का सिद्धांत है, और उसमें सबने हमने पढ़ा है कि ये जो स्थिति होती है वो किससे रिलेवेंट होती है? किशोर अवस्था से रिलेवेंट होती है। तो 32 पेज के ऊपर सेम भाषा में व्याख्या कर रखी है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्वचालित प्रतिक्रियाओं का नए उद्दीपक से संबंध क्या कहलाता है? अच्छा प्रश्न है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने गलत किया होगा। स्वचालित ऑटोमेटिक नए उद्दीपक से संबंध स्थापित, जो क्रिया प्रसूत अनुबंध में तो होता है ऐच्छिक, इसमें ऑटोमेटिक नहीं होता, स्वाभाविक नहीं होता है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। ठीक है ना? स्वाभाविक प्रतिक्रिया के साथ नए उद्दीपक का संबंध, जैसे लार टपकना स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, और नया उद्दीपक क्या था? घंटी था। घंटी के साथ कुत्ते ने संबंध स्थापित किया। ये किस सिद्धांत में होता है? ये आईपी पावलो में होता है। तो आंसर क्या आएगा? शास्त्रीय अनुबंधन। क्लासिकल कंडीशनिंग में स्वाभाविक प्रतिक्रिया का नए उद्दीपक के साथ कंडीशनिंग होता है। अंतर्दृष्टि, ये दोनों तीनों ऑप्शन गलत है। तो यहां मुझे ये बच्चे ने जो कर रखा बहुत गलत किया है। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन हो गया, और ये भी सेम भाषा आपको मिल जाएगी। 106 के पृष्ठ पे लिख रखा है मैंने स्वाभाविक प्रतिक्रिया वाला वन
06 है ना, ये देख लीजिएगा। पियाजे के सिद्धांत में अलग अलग व्यवहार और विचारों को एक उच्च स्तर की प्रणाली में समूहबद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह भी अच्छा प्रश्न था, बट पहली बार इस पे बिंदु में प्रश्न पूछा गया। नॉर्मली इसको इग्नोर करते हैं, अपन पढ़ते नहीं है, लेकिन पहली बार प्रश्न पूछा गया है संगठन समायोजन स्कीमा। देखो स्कीमा, पहली चीज याद रखना, स्कीमा जो है वो संरचना है, एक ढांचा है, प्रक्रिया नहीं होती संरचना। स्कीमा संरचना, स्ट्रक्चर है। समावेशन आत्मसातीकरण क्या है, जो पहले से चीज जानते हैं उसके अकॉर्डिंग चीजों की व्याख्या कर देना। समायोजन में अपन परिवर्तन करते हैं। संगठन वर्ड की व्याख्या मैंने कर रखी है, आपको बहुत किताबों में शायद ये वर्ड भी नहीं मिलेगा, लेकिन अपने वाली किताब में 119 के पेज पे एज इट इज आपको सेम व्याख्या मिलेगी कि सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं को, विचारों को संगठित करने की प्रक्रिया को इसने क्या नाम दिया था, ऑर्गेनाइजेशन। 119 के पृष्ठ पे आपको मिल जाएगा, संगठन आंसर होगा इसका, ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो ये पहली बार संगठन में प्रश्न पूछा गया, वरना इन तीनों बिंदुओं में प्रश्न आता है। स्कीमा याद रखना, प्रक्रिया नहीं होती, संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है। कई बच्चे इसको गलत करके आ जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा कथन वाइगोस्की के सामाजिक रचनावाद निर्मितवाद सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। तो वाइगोस्की ने क्या कहा है, तर्क करने और समस्या समाधान करने से मानसिक क्रियाएं मनोवैज्ञानिक उपकरणों, ये आपको कई बार मैंने ऑफलाइन क्लास में भी लिखा है। मनोवैज्ञानिक उपकरण किसको माना था इसने, प्रतीक को, संकेत को, भाषा को, इसको संस्कृति को इसने मनोवैज्ञानिक उपकरण कहा है। तो मनोवैज्ञानिक उपकरणों द्वारा मानसिक प्रक्रियाएं निर्धारित होती हैं, संचालित होती हैं, एकदम सही है। मनोवैज्ञानिक उपकरण मैंने कई जगह लिख रखा है, और जो 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें भी लिख रखा है। बालकों की स्वयं से बातचीत उनके सोचने और क्रियाओं का मार्गदर्शन करते, रेगुलेट करती इनर स्पीच, ये भी लिख रखा है। नंबर 3, बालक निजी संभाषण का उपयोग करके अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ये भी अपन ने लिख रखा है। इनर स्पीच द्वारा अपने व्यवहार को रेगुलेट करता है, सेम लिख रखा है, तीनों विशेषता मिल जाएंगी। हमारी विशेष मानसिक संरचनाएं और प्रक्रियाएं दूसरों के साथ अंतः क्रिया से फ्रीडम होती हैं। गलत है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि जितनी भी मानसिक क्रियाएं होंगी वो समाज और अंतः क्रिया संचालित होती हैं, मतलब समाज और संस्कृति से उसको अलग ही नहीं कर सकते, इसका मतलब ये ऑप्शन एकदम गलत हो गया। तो इसका आंसर फोर्थ जो है वो गलत है, क्योंकि स्वतंत्रता नहीं होती, अंतर निर्भर होती है। हम सामाजिक अंतर क्रिया की सहायता से चीजों को सीखते हैं, हर मानसिक क्रिया दूसरे से डिपेंड होती है। तो ये भी कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। 136 का जो पेज है, वाइगोस्की का पूरा सिद्धांत है, पूरी व्याख्या कर रखी है मैंने, देख लीजिएगा समग्र में। अगला प्रश्न है, असंतोष, तनाव, कुंठा व द्वंद्व को कम करके समायोजन स्थापित करने के लिए कौन सी प्रत्यक्ष विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधियों का प्रश्न पूछ रहा है। प्रत्यक्ष विधियां 4 ही होती हैं, बाधा का विनाश, अन्य उपाय की खोज, लक्ष्य का प्रतिस्थापन या मार्गंतीकरण, और व्याख्या करके निर्णय लेना। तो इनमें से कौन सी प्रत्यक्ष विधियां हैं। बाधा निराकरण प्रत्यक्ष है, शोधन उदात्तीकरण अप्रत्यक्ष है, तारतम्य आइडेंटिफिकेशन अप्रत्यक्ष है। तो मार्गंतीकरण से आपको कंफ्यूज हो सकता है, सर शोधन का भी नाम मार्गंतीकरण यद्यपि है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन लक्ष्य का प्रतिस्थापन, उसको भी मार्गंतीकरण बोलते हैं। लेकिन चूंकि यहां तो ये ऑलरेडी आ गया, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ए और डी आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि दोनों अप्रत्यक्ष में आती हैं, प्रत्यक्ष में आती हैं। तो अन्य लक्ष्य का प्रतिस्थापन उसको मार्गंतीकरण ही बोलते हैं। तो ये भी आपको 198 समायोजन वाला टॉपिक है, उसमें 198 के प्रश्न के पे आपको मिल जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, मनोविज्ञान में विभिन्न विचारों के संप्रदायों द्वारा अधिगम पर हुए अनुसंधान के अनुसार अधिगम के संप्रत्यय अवधारणा की व्याख्या निम्नलिखित में से की जाती है। तो संप्रदाय अधिगम के बारे में व्याख्या, मतलब व्यवहारवाद क्या कहता है, संज्ञानवाद क्या कहता है, निर्मितवाद क्या कहता है। यहां ये जो प्रश्न पूछ रहा है, अधिगम की संप्रत्यय अनुसंधानों के द्वारा व्याख्या निम्नलिखित में की जाती है। मनोविज्ञान में भिन्न विचारों के संप्रदाय द्वारा अधिगम पर हुए अनुसंधानों के अनुसार अधिगम के संप्रत्यय अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग इज इंटरप्रेटेड एज फॉलो। अब देखो इसमें यदि ये प्रश्न ऐसे होता ना कि संज्ञानवाद के अनुसार क्या है, तब तो आंसर क्या आ जाता। इसमें अधिगम सक्रिय मानसिक प्रक्रिया द्वारा ज्ञान अभिग्रहण के रूप में, अधिगम ज्ञान निर्माण के रूप में, ये दोनों ही इसकी विशेषता है। ठीक है, अब इसमें ये प्रश्न समझ, मतलब इस कॉन्सेप्ट वाले अवधारणा के रूप में पूछ रहा, तब तो इसका आंसर बी और सी होगा। ठीक है ना, क्योंकि संज्ञानवाद में अपन अधिगम की प्रकृति या विशेषताओं की जब व्याख्या करते हैं तो उसमें दोनों विशेषताएं बताते हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है, और अधिगम ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो ये निर्मितवाद संज्ञानवाद के अनुसार तो आंसर यही होगा। लेकिन इसमें यदि पूछता है विभिन्न संप्रदायों के द्वारा, तो विभिन्न संप्रदायों में जो अधिगम प्रतिक्रिया विग्रहण है, तो ये व्यवहारवाद भी कहता है। ये जो विचार है वो व्यवहारवाद ने दिया है कि अधिगम जो है वो क्या है, रिस्पॉन्स के अर्जन के रूप में होता है, प्रतिक्रिया
के रूप में होता है तो व्यवहारवादी कहते हैं, और ये क्या कहते हैं, संज्ञानवादी कहते हैं। तो यदि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, भाषा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ए बी सी तीनों ही सही है, याद रखना। और लेकिन इसकी ये कॉन्सेप्चुअल यदि प्रश्न पूछता संप्रति के अनुसार तो इसका आंसर बी और सी होगा, क्योंकि ये अधिगम के संज्ञानवाद के अनुसार विशेषता है। ऊपर वाली जो विशेषता वो व्यवहारवाद के अनुसार है, वैसे अधिगम की तीनों विशेषताएं स्कूलों के अनुसार। तो एबीसी आंसर मेरे अकॉर्डिंग मानना चाहिए। तो ये व्यवहारवादी और संज्ञानवादी दोनों जो कॉन्सेप्ट है मैंने दे रखे हैं उनके ऊपर देख लीजिएगा। ये तो 110 के प्रश्न मिल जाएगा, और वो 100 पियाजे वाला शायद 123 जो संज्ञानवाद की मैंने व्याख्या लिख रखी है उसके अनुसार मिल जाएगा। तो ये दोनों आंसर आपको वहां पे मिल जाएंगे। बाकी अब इसका आंसर किसको माना जाता है ये एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, आंसर की आने पे डिपेंड करेगा। बाकी ये भाषा के अनुसार ये तीनों ही सही होंगे। आल्पोर्ट और केटल का व्यक्तित्व सिद्धांत आधारित किस पे, बहुत इजी प्रश्न है, मुझे नहीं लगता है किसने गलत किया होगा। ट्रेट उपागम, गुण उपागम पे आधारित है। इन्होंने दोनों ही ट्रेट उपागम बताए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। और ये 182 के पृष्ठ पे लिख रखा है मैंने, गुण उपागम, ट्रेट उपागम पे आल्पोर्ट और केटल ने सिद्धांत दिया है। अगला प्रश्न है, सवैंगिक बुद्धि के व्यक्तिक तत्व के अंतर्गत कौन से तत्व शामिल होते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के व्यक्तिक, व्यक्तिक मतलब इंट्रापर्सनल, और एक होता है इंटरपर्सनल, अंतरव्यक्तिक। तो इसमें व्यक्तिक तत्व पूछा, तो व्यक्तित्व में सेल्फ मोटिवेशन होगा, सेल्फ अवेयरनेस होगा, प्रानुभूति जो होता है वो चौथा कारक है, मतलब दूसरा होता है, दूसरों के प्रति होता है, और संबंधों से दूसरों के प्रति होता है। तो इसमें व्यक्तिक तत्व में केवल ए और बी आएंगे, व्यक्तित्व में क्या आएंगे, ए और बी। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे का गलत होगा, फिर भी इस बच्चे ने तो आंसर गलत कर रखा है। इसमें शायद आंसर सी ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ए और बी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले दोनों व्यक्तिक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी भी व्याख्या 236 के पृष्ठ पे एग्जिटिव भाषा में आपको मिल जाएगी, देख लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत बार आया, व्यक्तिक अंतर्व्यक्तिक। एक छात्र ने पढ़ाई में असफल होने पर एक अच्छा गायक बनकर उच्च सफलता और प्रसिद्धि प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट कर लिया। छात्र ने किस समायोजन, मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप दुकान खोल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, कॉम्पेंसेशन होता है। इसी कार्य में सफलता पे दूसरे कार्य में सफलता अर्जित करना। तो इसने पढ़ाई में असफल हुआ लेकिन गायकी में सफल हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, कॉम्पेंसेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति। विस्थापन में क्या होता है, दूसरे व्यक्ति पे गुस्सा उतारना। प्रतिगमन क्या होता है, पीछे की ओर लौटना। युक्तिकरण में क्या होता है, तार्किक बहाना बनाना। यहाँ क्या कर रहा है, वो कॉम्पेंसेशन कर रहा है, तो क्षतिपूर्ति। इस बच्चे का आंसर बहुत गलत है भाई, इसको साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत है, स्पेशली मेरे से। 199 के प्रश्न के ऊपर जो है इसका आंसर है, सेम भाषा है। बुद्धि का कौन सा प्रकार शाब्दिक और गणितीय संकेतों को समझने और प्रयोग करने की योग्यता से संबंधित है। तो कौन सी बुद्धि शाब्दिक, गणितीय, बहुत सेम लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा आंसर। अमूर्त बुद्धि जो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होती है उसका संबंध किससे होता है, शाब्दिक और गणितीय तार्किक संकेतों से, इनसे सबसे होता है। तो ये भी आपको 221 के पृष्ठ पे सेम भाषा में मिल जाएगा। बाकी का सामाजिक का मतलब व्यवहार कुशलता और नेतृत्व से, मूर्त का मतलब मशीनों से है, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज से। और व्यवहारिक बुद्धि जो है इसको मूर्त को ही बोलते हैं। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति निष्पादन को व्यक्तिगत उपलब्धि के साधन के रूप में देखता है इसे क्या कहा जाता है। यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, व्यक्तिगत उपलब्धि के साधन के रूप में देखता है। तो बाकी तो सब इसमें जो है वो क्या है, आक्रामक प्रेरक दूसरों के प्रति होता है, संबद्ध प्रेरक दूसरों के प्रति होता है, मातृत्व प्रेरक मां के प्रति होता है, एकमात्र व्यक्तिगत अर्जित प्रेरक उपलब्धि प्रेरक होता है। और इसका जो सूत्र मैंने दे रखा है उसमें ये चीज को एज इट इज भाषा में लिख भी रखा है, व्यक्तिगत निष्पादन, ठीक है, आत्म निष्पादन से प्रेरित होकर कार्य करता है। तो आत्म निष्पादन जहां भी आएगा, व्यक्तिगत निष्पादन जहां भी आएगा, वहां अचीवमेंट मोटिवेशन होता है। तो ये भी 161 के पृष्ठ पे इसकी व्याख्या कर रखी है, देख लीजिएगा। आंसर होगा अचीवमेंट मोटिवेशन। सृजनात्मक प्रक्रिया का सही रूप क्या है, कई बार बता दिया। सृजनात्मकता के स्टार्ट, सृजनात्मक सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन, फिर इल्यूमिनेशन या इंसाइट, और फिर आएगा मूल्यांकन या विस्तार, जो भी आएगा। पर 3 बिंदु तो हमेशा याद रखना, लास्ट में से वेरिफिकेशन होता है, लेकिन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपन बात करें, सबसे पहले तैयारी आएगा, फिर इंक्यूबेशन आएगा ना, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, फिर इंसाइट आता है, याद रखना, ठीक है, और फिर विस्तार, एलुब्रेशन, उस विचार जो हुआ उसको आप फैलाएंगे, और लास्ट में हमेशा मूल्यांकन होता है। ये 3 बिंदु जरूर याद रखना। वैसे वेरिफिकेशन भी आ सकता है, बट ये 3 बिंदु याद रखना आप हमेशा, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन और इल्यूमिनेशन या इंसाइट, ठीक है। बाकी में सब में गलत है, तो दूसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और ये भी सेम एज इट इज 266 के पृष्ठ पे इसकी व्याख्या कर रखी है, सेकंड ग्रेड में भी, समग्र मनोविज्ञान में भी।
एक छात्र एक परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत इसलिए करता है क्योंकि उसे पाठ्यक्रम की सामग्री में आनंद आता है। आनंद जहां भी आएगा वहां कौन सा मोटिवेशन होता है? इंटरनल मोटिवेशन। कौन सा होता है? इंटरनल मोटिवेशन। दूसरों के लिए करता तो क्या हो जाता है? बाह्य मोटिवेशन। इसलिए इसमें भी कोई कंफ्यूजन आप में होना नहीं है। 156 के पेज के ऊपर ये आंसर दे रखा है, इंटरनल मोटिवेशन। रुचि, आनंद, संतोष, ये सब इंटरनल मोटिवेशन। एक छात्र में गणितीय समस्याओं पे कार्य करने की स्थायी प्रवृत्ति है और वह उसमें आनंद लेता है। देखो, स्थायी प्रवृत्ति वैसे अभिक्षमता होती है। क्या होती है? अभिक्षमता। लेकिन आनंद वर्ड है ना, ये रुचि से रिलेवेंट है। किससे रिलेवेंट है? रुचि से रिलेवेंट है। अब इसका आंसर तो खैर एग्जामिनर जाने क्या बनाएगा, बट परिस्थितिजन्य अभिरुचि वो होती है जो बदलती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा बुद्धिमत्ता जो है वो केवल स्थायी आनंद से मतलब नहीं है। अभिक्षमता जो है वो स्थायी प्रवृत्ति होती है, बट आनंद का समावेश हुए कोई आवश्यक नहीं है। व्यक्तिगत अभिरुचि जो है उसमें आनंद होता है, याद रखना। और ये लगभग व्यक्तिगत अभिरुचि जो होती है वो स्थिर होती है, स्थायी होती है। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर इसका माना जाना चाहिए व्यक्तिगत अभिरुचि का, और स्थायी विशेषता के अकॉर्डिंग आंसर होगा अभिक्षमता। तो ज्यादा बेटर आंसर है व्यक्तिगत अभिरुचि। ठीक है, ये मैंने अभिरुचि और रुचि, अभिक्षमता और रुचि की का संबंध की एक व्याख्या कर रखी है, उसमें लाइन लिख भी रखी है, आप देख लीजिएगा किताब में। 285 के प्रश्न के ऊपर आप देखना, तुलना कर रखी है। उससे एकदम एज इट इज भाषा नहीं मिलेगी, बट आप कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं इसका आंसर। मेरे अकॉर्डिंग इसका 4 होना चाहिए। एक शिक्षक में उपयुक्त परिस्थितियों में शिक्षण में प्रवीणता प्राप्त करने की विशिष्ट योग्यता है। तो प्रवीणता, दक्षता, ये वर्ड हमेशा अभिक्षमता के लिए होते हैं। विशिष्टता ये भी अभिक्षमता के लिए होता है। तो क्या आंसर होगा? शिक्षण के लिए अभिप्रेरणा तो नहीं है, अभिरुचि ये विशिष्ट नहीं होती, याद रखना। शिक्षण के लिए सामान्य योग्यता नहीं, तो शिक्षण के लिए अभिक्षमता, ये दोनों विशेषताएं अभिक्षमता की हैं। तो 285 के प्रश्न पे ये दोनों विशेषताएं लिख रखी है मैंने, विशिष्ट योग्यता भी होती है और प्रवीणता, दक्षता भी होती है। तो आंसर चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? वे जो सीखते हैं उसे बार बार अभ्यास से याद रखते हैं। कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करना, ये लिख रखा है किताब में। लॉजिकल होते भी लिख रखा है। सामान्यीकरण करना है। तीनों विशेषताएं आपको किताब में मिल जाएंगी, तीनों। ठीक है, 245 के प्रश्न पे आप देखना, तीनों विशेषताएं मैंने एज इट इज लिख रखी हैं, लेकिन लास्ट में एक नोट डाल के लिख रखा है, पुनरावृत्ति से बचते हैं, पुनरावृत्ति से उबते हैं। पुनरावृत्ति मतलब अभ्यास, अभ्यास होता है मंद बुद्धि बच्चों की विशेषता। तो ये गलत है, बाकी तीनों विशेषताएं सही हैं। तो ये ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। 245 के प्रश्न पे आप देख सकते हैं। अंतिम प्रश्न है, अंतर व्यक्तिक विभिन्नता का उदाहरण कौन सा है? अंतः व्यक्तिक का मतलब क्या है? अंतः व्यक्तिक है ना इसमें, विच ऑफ फॉलोइंग ऑफ द इंटर इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब कि दूसरों के प्रति। अंतरा होता तो क्या होता? अपने प्रति। तो अंतर मतलब दूसरों से कंपैरिजन है। एक व्यक्ति किसी तथ्य को लिखकर अच्छा व्यक्त कर सकता है परंतु बोलकर व्यक्त नहीं कर पाता, तो ये तो एक ही व्यक्ति की दो विशेषताएं, ये तो होगी इंट्रापर्सनल। ये इंटरपर्सनल पूछ रहा है। एक व्यक्ति लोगों के चेहरे को आसानी से याद रख सकता है परंतु नाम भूल जाता है, ये भी एक व्यक्ति की विशेषताएं दोनों। तो ये भी क्या होगी? इंट्रापर्सनल। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लंबा और बुद्धिमान होना, ये दूसरे से है, तो इसलिए क्या होगी? अंतर व्यक्ति। ठीक है ना, इंटरपर्सनल। एक व्यक्ति का पढ़ने में अच्छा होना परंतु खेलने में, ये बाकी ए, बी और डी, ये तो तीनों ऑप्शन किसके है? इंट्रा के। और जो बी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन जो है वो किसका है? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस का। ये एकदम क्लियरली इसकी भी व्याख्या मैंने कर रखी है 241 के प्रश्न के ऊपर। तो ये टोटल प्रश्न थे पीटीआई में, साइकोलॉजी के पेपर में, फिजिकल एजुकेशन वाले में, जीके वाले पेपर में आए थे, और सभी प्रश्न अपनी बुक से आए हैं। एक दो प्रश्न की भाषा आपको उलझा सकती है, बाकी ट्रेंड का अपने आइडिया लगा कि यहाँ से प्रश्न उठाए जा रहे हैं हर क्वेश्चन।